नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आकार डिजी 9 और मैं हूं प्रभाकर सूर्यवंशी। रविवार विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेतागण चुनावी प्रचार के अंतिम चरण को अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा और आरएलडी की प्रचार गालियां चुनाव रद्द भी पुरजोर चर्चा में है। आकार डिजी 9 जो मूलतः मराठी यूट्यूब चैनल है, मैं भी मराठी भाषा में पिछली 18-19 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। हिंदी में राजकीय परिप्रेक्ष्य को टटोलना ये पहली बार हो रहा है। इस प्रथम प्रयास में हमारे साथ जुड़े हैं ज्येष्ठ लेखक पत्रकार दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश तिवारी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकार डिजी 9 पर। सर, यूपी के चुनावी माहौल की चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूपी के चुनाव पर बेहद असर डालने वाला एक मुद्दा है जो यूपी की जातिवाद से जुड़ा हुआ है। ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया, जाट, क्षत्रिय। इसके अलावा 80-20 का खेला, जो 80% हिंदू और 20% मुस्लिम तादाद है। क्या असर डालता है ये मुद्दा यूपी के चुनाव और ओवरऑल यूपी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे? नहीं, ये 80-20 का जो खेल है, अ, ये ये तो एक तरह से जब राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं तो कोई 80-20 की बात करता है, तो कोई अ, ध्रुवीकरण करने के लिए तमाम तरह के जुमलों का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, जब 80-20 की बात होती है तो पूरे देश में किसी भी राज्य में आप ध्रुवीकरण कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है। ध्रुवीकरण अगर किसी एक वर्ग का होगा तो दूसरा कहना नहीं पड़ेगा। वो आसपास में वहां जो लोग रहते हैं उनको सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो अ, वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए जो कतार में किस तरह से लोग लग रहे हैं, वो किसी भी नेता से या किसी भी पत्रकार से आ, हमें लगता है कि ज्यादा समझदार वो वहाँ की पब्लिक होती है। किसी भी लोकल स्थानीय एक बूथ की वो समझ जाती है, अपने आप समझ जाती है कि यहाँ यहाँ एक वर्ग के वोट कहाँ जा रहे हैं और हमको कहाँ जाना है। तो ये 80-20 की बात तो एक राजनीतिक जुमला मानिए। बाकी ध्रुवीकरण अगर दूसरा पक्ष उसको करने की कोशिश करेगा तो पहला पक्ष कैसे नहीं ध्रुवीकृत होगा, वो ध्रुवीकरण अपने आप हो जाए। और ये ध्रुवीकरण की कोशिश आज से नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में या महाराष्ट्र के भी चुनाव में ये हमेशा की जाती है। समाज, जहां का इशारा आपने किया समाजवादी पार्टी की तरफ से खास तौर से, कि भाई समाजवादी पार्टी तो ये मान के चल रही है कि वो जो 20% वाले वोट हैं ये एक तरफा हमारे हैं ही। ये तो वो इशारों में, और इशारों में जो अपने भाषणों में अखिलेश की तरफ से बोले जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो कैंडिडेट का चयन किया जाता है उससे भी पता चलता है। जब आप जेल में बैठे हुए लोगों को टिकट दे रहे हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है ये वहां की पब्लिक को बताने की जरूरत कतई नहीं। वो सभी लोग जानते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जब जब इस तरह से टिकट का बंटवारा होगा तो जो दूसरा वर्ग है जिसको आप 80% कहना चाहेंगे, वो उसको समझ में तो आता ही है ना कि ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो उसमें फिर ध्रुवीकरण दूसरी तरफ अपने आप हो जाता और बाकी जाति का जो राजकारण चल रहा है, ये जो ओबीसी, जो एक तबका है जिसके है। वोटों पे मायावती ने आज तक राज किया। नहीं, उस ओबीसी पर राज नहीं किया। हम्म, मायावती ने राज किया दलितों। हाँ, ओबीसी ओबीसी का ध्रुवीकरण अब देखिए, यहाँ पर आपने ध्रुवीकरण की बात की। ध्रुवीकरण यहाँ सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं
करने की कोशिश की जा रही है, जातीय आधार पर भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ध्रुवीकरण का नतीजा क्या हो रहा है? आपने अभी जो आज से 20 दिन पहले जो माहौल बना था कि उत्तर प्रदेश के एक बैकवर्ड क्लास लीडर वो 5 साल तक किसी एक सरकार में मंत्री रहते हैं, सीनियर मिनिस्टर रहते हैं, और उसके बाद वो निकलते हैं और एक ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अब तो रोज एक आदमी निकलेगा। यहीं पर महाराष्ट्र में भी एक बहुत सीनियर लीडर ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तो देखिएगा रोज एक आदमी निकलेगा। तो वो 3-4 आदमी निकले भी वहां पर, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आज वो कितने ताकतवर हैं। इससे पता चलता है कि जिस सीट से उनको टिकट दिया गया, मैं नाम ले रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, बड़रौना से उनको उस पार्टी ने टिकट दिया जिसमें वो गए थे, जिसमें उनका जोरदार स्वागत किया गया। और अभी 3 दिन पहले वो बड़रौना छोड़ करके उनको भागना पड़ा, दूसरी सीट पे वो जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके पीछे अगर इतने ही ताकतवर होते वो अपनी सीट पर, तो क्या किसी को अपनी सीट छोड़ के भागनी पड़ती है क्या? यहाँ कभी शरद पवार बारामती छोड़ करके और नागपुर जाएंगे लड़ने के लिए? नहीं जाएंगे। वो ताकतवर हैं बारामती में। तो जहाँ पे जिसकी ताकत है वही से उसको लड़ना चाहिए, ऐसा एक सामान्य तौर से देखा जाता है। मगर ये जो कुछ नेता जो थे, जो बीजेपी छोड़ के शुरू शुरू में सपा की तरफ दौड़े, कुछ नेता कई और पार्टियों की तरफ दौड़े, कांग्रेस की तरफ दौड़े, तो इनकी जो पक्ष बदल का, दल बदल का क्या असर पड़ सकता है? कुछ मतलब आगे चल के चुनावी नतीजों पे कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, वो सभी जगह पे असर असर पड़ने का मतलब, जितने लोग बीजेपी छोड़ करके गए उसमें से ओरिजिनल बीजेपी वाला कौन था? सही बात। कोई नहीं था। वो बीजेपी का जो अपना कैडर है, ये तो बीजेपी की गलती है जो वो चुनाव के समय पर किसी भी राज्य में, अभी आप गोवा देख लीजिए, मैं गोवा में, वो जिन लोगों को इस तरह की पार्टियां ऐन चुनावी मौसम में अपने यहाँ इंडक्ट करती हैं, जब उनका मौका निकल जाता है तो वही लोग छोड़ करके भागते हैं। और उसमें ये तो एक भ्रम होता है ना तो प्रभाकर जी की हमारे आने से हमारे वर्ग के सारे वोट आ गए। ये संभव है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या बाकी जो उनके साथ बैकवर्ड क्लास के लीडर गए, उनके कुछ कुछ वोट 100% वहां होंगे, मतलब कुछ प्रतिशत में होंगे। लेकिन उसके पीछे बीजेपी की जो अपनी ताकत होती है, जो कि ओरिजिनल है, कैडर जो उनका है, जो उनका काम करने की शैली है, वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करती होगी उनको जितवाने में। अगर अगर ऐसा ना होता तो पडरौना क्यों छोड़ना पड़ता, छोड़ के भागना पड़ता हूँ? वो तो उन्हीं का बेटा, अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए ही तो वो नाराज होकर के चले गए, और उनके बेटे को तो टिकट वैसे भी नहीं मिला। और ये कोई गारंटी नहीं होता है कि आप एक जगह छोड़ के आ रहे हैं तो दूसरे का टिकट मिल ही जाए। बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई गई कि अपर्णा यादव अभी आ रही हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ रही हैं, तो लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिला है, वो प्रचार कर रही हैं। तो ये तो कोई गारंटी, हर दल से हर जगह जब चुनाव आते हैं वो किसी भी राज्य में, तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना बड़ी स्वाभाविक बात है। और उसका थोड़ा बहुत असर भी पड़ता है, लेकिन वो असर अकेले उस व्यक्ति का नहीं होता है। उसमें जिस पार्टी में गया है उस पार्टी के कैडर की भी बड़ी भूमिका होती है। और कैडर के मामले की जब बात की जाती है तो कैडर में निश्चित रूप से बीजेपी, हमको लगता है कि बाकी सभी पार्टियों से ज्यादा कैडर वाली पार्टी है। और उत्तर प्रदेश के केस में तो अगर बीजेपी का कैडर मजबूत है तो बीजेपी के बाद नंबर 2 पे मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर ज्यादा
अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। अखिलेश का कैडर तो कहीं तीसरे चौथे नंबर। आपने अभी जो बात की बहुजन समाज पार्टी की, मगर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार या खुद मायावती जी कहीं नजर नहीं आ रही, मतलब कुछ उनके बारे में कुछ चर्चाएं नहीं आ नहीं, रही है मीडिया। नजर वो भले ना आ रही हों, हम्म। लेकिन जो बात मैंने कही कि उनका कैडर काफी प्रतिबद्ध कैडर है, बहुत कमिटेड है। वो अ, अगर वो हर जगह हर सीट पर जहां भी खड़े हो रहे हैं, वो 15-20% वोट भी उसने गेन कर लिए, तो वो अ, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वो मायावती कहीं भी ना निकलें, कहीं ना जाएं, एक भी मीटिंग ना करें, तो भी उनके पीछे जो खड़ा एक वर्ग है वो पूरी तरह से कमिटेड, वो कहीं नहीं जाने वाला। ये यूपी में जो कमिटेड वर्ग की बात आपने जो छेड़ी अभी, उसमें एक वर्ग ऐसा भी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चाएं अभी बहुत जोर पकड़ रही है। तो वहां की जो राजनीति है, मैं दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है, दिल्ली बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, जो किसान आंदोलन के वक्त ये इलाका थोड़ा चर्चा में रहा। यहाँ के किसानों का जो आंदोलन हुआ, अभी इसी आंदोलन को लेके उसको भुनाने की कोशिश अखिलेश यादव और जो आरएलडी के क्या नाम है उनका, चौधरी, जयंत चौधरी, वो जो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी जो कोशिशें है कि यहाँ का जाटों के मतों का ध्रुवीकरण करके वो बीजेपी को कुछ ठेस पहुंचा सकते हैं, कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि पिछले चुनाव में जाटों के करीब करीब 90% वोट बीजेपी को मिले थे, ऐसा कहा जाता है। तो उसी की वजह से एक बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीत गई थी। इस बार वही वोटों की, उस वोटों के लाले पड़े ऐसा प्रचार हो रहा है, तो क्या ये सच है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है प्रभाकर जी, पश्चिमी? एक सवाल, इसका जवाब मैं आपको आखिरी सवाल से देना चाहता हूँ। ये बताएं, आप चौधरी चरण सिंह बड़े नेता थे या महेंद्र सिंह टिकैत? जाटों के दो बड़े नेताओं, दो नाम ले रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत, इनमें से जाटों का नेता आपकी समान? ये दोनों कद्दावर नेता थे, मगर आज नहीं, अगर कद्दावर थे वो अलग, हाँ, वो कद्दावर थे। अगर हम दो में से एक को चुनने को कहें कि हाँ, राजनीतिक नेतृत्व किसके पास था? नहीं, इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश की चुनाव के मैं जवाब मतलब देता हूँ। हाँ, राज देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, हाँ, और एक वो ठेठ किसान थे। उनको हम लोगों ने यहाँ भी अपने आजाद मैदान पर भी फुटपाथ पर बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखा है। यहाँ आए थे एक दो बार आजाद मैदान। अच्छा, राजनीतिक नेतृत्व तो चौधरी चरण सिंह जी के पास था। उनके जाने के बाद चौधरी अजीत सिंह को जाटों का नेता माना जाता था ना। हम्म, ये वही चौधरी अजीत सिंह थे ना जिनको आपके मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे एक आदमी ने जाकर के दोबारा हरा दिया। आप बताइए, अगर जाटों का गढ़ माना जाएगा तो वो तो बागपत ही माना जाएगा ना, राकेश टिकैत का गांव तो नहीं माना जाएगा। बागपत में आपकी मुंबई का रहने वाला एक बंदा जाकर के दो बार अगर चौधरी अजीत सिंह को हरा देता है, तो आप समझ सकते हैं कि जाट किस तरह फैसला करते हैं। इससे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। और दूसरी बात, अब इसके बाद हाँ, आप जो व्यक्तिगत हित जहां प्रभावित होते हैं, मैं उस पर उसकी बात याद दिलाना चाहूंगा, जिसकी याद इन दोनों योगी जी भी दिला रहे हैं, अमित शाह भी दिला रहे हैं, भाजपा का जो नेता जाता है वो दिला रहा है। व्यक्तिगत सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये किसी से छिपा नहीं है कि आपने जहां से अपनी बात शुरू की थी, वोटों के ध्रुवीकरण 80 और 20, ये जो एक वर्ग जिसके वोटों के लिए, जिसके मतों के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से रिलाई कर रहे हैं उस पर, उसी वर्ग को, उसी वोट को संभालने के लिए
जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो उस समय वो साइलेंट बैठे हुए थे और उसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के उस 80% वाले को चुकाना पड़ा। वो चीज अभी भी वहां का वो 80% वाला भूला नहीं। कैराना का नाम जो बार बार उठता है और आप कह सकते हैं कि भाजपा भुनाना चाह रही है, कैराना मुजफ्फरनगर को भुनाना चाह रही है बीजेपी। वो घटनाएं हुई हैं वहां पर, तभी तो भुनाना चाह रहे हैं। और रही बात राकेश टिकैत, तो जिस समय भाई वहां तो बड़े बड़े गांव होते हैं, उत्तर प्रदेश काफी घनी आबादी वाला राज्य है। जितने लोगों को लेकर के महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उतने बड़े बड़े तो एक एक गांव होते हैं ना उत्तर प्रदेश। वहां तो सरपंच भी जो चुना जाता है वहां उसको 2-2.5 हजार वोट तो एक गांव में होते ही हैं। ये 2-2.5 हजार वोट होते हैं, तो वहां की आबादी 4-5 हजार होती है गाँव गाँव की। वो वहां जितने लोगों को लेकर बैठे हुए थे उससे कई गुना ज्यादा, लाखों में लोग तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। वो उन लोगों को, उन किसानों के घर पे हर चौथे महीने जो बगैर किसी को घूस दिए हुए, बगैर किसी को कमीशन दिए हुए, वो जो किसान विकास निधि के पैसे पहुंच जाते हैं, 2,000 रुपए, वो उसको ज्यादा याद रखता है। उसको बाकायदा वो इतना एहसान फरामोश नहीं है वो वहां का किसान की। उसको जो यही महाराष्ट्र में आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, वो जो फसल बीमा योजना के पैसों में क्या फर्क आया है पिछले मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। उससे पहले भी फसल बीमा होता रहा होगा, उसके बाद भी होता रहा है। ये यहाँ पर रिसर्च करने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका लोग ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि वहाँ कैश क्रॉप उतना नहीं लिया जाता है। लोग गेहूं धान और इसी पर लड़ाई करते हैं। लेकिन बाकी जो योजनाएं हैं, जमीन पर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, कौन इनकार कर सकता है कि आज आप नोएडा से निकलिए बाई रोड और लखनऊ 5 घंटे में आज आप पहुंचे हैं। इसमें कुछ योगदान बिल्कुल 100% मानना पड़ेगा कि मायावती और अखिलेश का भी रहा है, जो इस तरह के ये वाला रोड बना। लेकिन इस तरह के और कई रोड जो बन रहे हैं वहां पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन करके उसका उद्घाटन भी हो गया, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, और भी कई 4-5 इस तरह के एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। ये सब दिखाई पड़ता है लोग। इस बिजली पहले 6 घंटे भी मुश्किल से आती, आज 18-18 घंटे बिजली गांव में आ रही। ये चीज लोगों को प्रभावित करती है, इससे कोई इनकार थोड़ी कर सकता है। जो शौचालय लोगों को वहां तो मौसम अलग अलग तरह का होता है भाई। 2 महीने 3 महीने बहुत तगड़ी सर्दी पड़ती है। बारिश के दिनों में लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर घर जो शौचालय पहुंचे हैं, दिन में 2 बार 3 बार। अब इन दिनों उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर घर पहुंचते हैं। इस चीज को, इससे कोई इनकार थोड़ी कर सकता है। ये हाउस होल्ड जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, सीधे उनको इसका लाभ मिलता है, तो कैसे कोई इनकार कर सकता है। मतलब इस बार के चुनाव में ऐसा कहा जाता था कि ये शायद मीडिया परसेप्शन भी हो सकता है कि जाटों का जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन जिसे कहते हैं, उससे भारतीय जनता पक्ष को थोड़ा नुकसान होगा। आपने अभी जिस तरह से बहुत ही संक्षेप में बताया, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर शायद हम 1 घंटे तक बात करें तो भी कम हो जाए, कि यूपी में जो भी सुविधाएं पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की या जो भी है, जो जिस कुछ मुद्दों को आपने उजागर किया, अगर देखा जाए तो एक एक अच्छा काम हुआ है वहां पे। तो वो अच्छा काम बनाम ये सब किसान आंदोलन, जो कुछ एक संख्या में बहुत ही कम, आप जिस तरह से कह रहे थे कि किसान वो यूपी बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पे कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा
किसान खेती कर रहे थे। तो बिल्कुल कर रहे चित्र ऐसा है कि ये इस किसान आंदोलन का जो जो कुछ भी हवा जो खड़ा किया जा रहा है वो उतना कारगर साबित नहीं होगा नहीं, इस बिल्कुल चुनाव में। कोई कारगर नहीं। मैंने तो आपको दूसरा भी उदाहरण दिया ना, पॉलिटिकल हम्म, उदाहरण तो दिया मैंने आपको कि भाई जाटों का की राजधानी अगर कहा जाए तो चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र माना जाएगा ना, बागपत। सही बात। वहां चौधरी अजीत सिंह को दो दो बार आपके पुलिस कमिश्नर ने जाके हरा दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, आप बताइए। नहीं, मैं आप इस पे मेरा एक कोट ऐसा रहेगा कि शायद उस वक्त जिस वक्त अपने सिंह साहब वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरे ख्याल से कुछ चुनावी माहौल भी कुछ अलग था। राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था, कुछ मोदी भाई जी का राम मंदिर तो करिश्मा आज था। भी लोगों को दिखाई दे रहा है। राम हाँ। मंदिर तो बनता हुआ दिख रहा है आज। उस समय तो ये था कि बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम्म। आज तो तारीख भी बता दी और बन भी रहा है। काशी विश्वनाथ को, सूर्यवंशी जी, मैं अयोध्या से बड़ा इशू मानता हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण इतने कम समय में हुआ है, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं पहले, आज के 4 साल पहले मैं खुद जाया करता था, तो वो जो पतली पतली गलियों से आधे गलियों से किलोमीटर गुजर। चल के जाना पड़ता था, और वहां एक तरफ गाय खड़ी है तो एक तरफ सांड खड़ा है, एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी है, और उसके बीच से आप घुसे चले जा रहे हो। भाई साहब, उसके तुलना में ये जो यानी 300 इमारतें 4 4 मंजिला, उनको बाकायदे मुआवजा दे के हटा देना, और वहां पर इतना चौड़ा रास्ता गंगा नदी तक बना देना, ये आसान काम नहीं था। जिस ज्ञान वापी के नीचे से निकल करके लोगों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचना पड़ता, तो वो ज्ञान वापी ही उस परिसर से बाहर हो गई है, जो परिसर बना के खड़ा किया गया है ऊंची बाउंड्री को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। और उससे भी बड़ी उपलब्धि, बनारस में आप नॉर्मल सड़कों पर जब निकलें, और जो भीड़ मिलती थी आपको, जो आपको एयरपोर्ट से निकल करके और शहर के अंदर पहुंचने में जितना समय लगता था, अब आप टैक्सी पे बैठिए और 20 मिनट के अंदर में आप शहर में पहुंच जाते। इस चीज को कोई कैसे इनकार कर सकता है? सही बात। और ये जो डेवलपमेंट की जब बात की जाती है, यानी बेरोजगारी का सवाल, अभी मैं फिर से वेस्टर्न यूपी पे ले जाऊंगा। अ, लोग बताते हैं, मुझे पता नहीं, मैं इसमें बहुत कंफर्म नहीं, कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग ने वेस्टर्न यूपी में लगाई। यानी सही। वो उतनी बड़ी फैक्ट्री है हम्म। कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो शुरू शुरू में, मुझे अच्छी तरह याद है, 2 साल पहले, ठीक यही आजकल का मौसम था, फरवरी का, हम्म। एक साथ सैमसंग की उस की किसी फैक्ट्री में वहां 300 लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे। 2 साल पहले की बात है। तो वो बहुत बड़ी फैक्ट्री, और वहां पर ज्यादातर रोजगार वो आसपास के आने वाले लोगों को ही मिला है। वो वही वेस्टर्न यूपी है। वेस्टर्न यूपी ही तो है वो। हम्म। नोएडा जो है वेस्टर्न यूपी में ही आता है, ग्रेटर नोएडा आता है, गाजियाबाद आता है। yes। तो वहां आप आसपास जाके जरा घूमिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो पार्ट, तो आपको दिखाई देता है कि हाँ, वहाँ की सड़कें हों या वहाँ का डेवलपमेंट है, वो किसी से, देश के किसी भी हिस्से से पीछे नहीं है। इसमें इसमें ये मैं फिर कहूंगा, तो उस हिस्से के विकास में बहुत बड़ी भूमिका मायावती की भी रही। बहुत कायदे से डेवलप किया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था को लाने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है, और उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। अभी पहले लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे वहां जाकर के, कि वहां आज हम फैक्ट्री लगाएंगे तो कल को 4 गुंडे आए खड़े हो जाएंगे। वो स्थिति नहीं है अभी। बिजली आएगी कि नहीं आएगी, हम इंडस्ट्री लगा दें, कल वो बिजली नहीं आ रही, करोड़ों खर्च कर दिया और बेकार हो गया वो स्थिति नहीं है। अभी बाकायदे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है इंडस्ट्रीज के लिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो चेंजेस आए हैं, इससे 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 वो परिवार तो इनकार नहीं कर सकता है जिसके बच्चों को वहां रोजगार मिला, या जिनके घरों पे पैसे आ रहे हैं। आप कुछ चीजें बड़ी चमत्कारिक हुई हैं, जो हम लोग शायद शहरों में रहने वाले जर्नलिस्ट नहीं फील ही नहीं कर सकते।
कोविड के दौरान ही मैंने यही महाराष्ट्र पर स्टोरी की है, विदर्भ के बारे में स्टोरी की है। आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमों के पैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। प्रभाकर जी, जिस समय कोविड में सारे बैंक बंद थे, बैंक 2 बजे तक खुलते थे और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जाना पड़ता था पैसा लेने के लिए। उस दौरान पूरे देश में पोस्ट ऑफिस के जरिए घर घर पैसा पहुंचा है। 80-90 साल की बूढ़ी औरतों को उनके दरवाजे पर जाकर के पोस्टमैन उनकी उनकी पेंशन के पैसे दिया करता। ये जो कमाल हुआ है, ये इसी तभी संभव हो पाया है कि क्योंकि घर घर जनधन योजना के खाते खोल दिए गए। अगर वो नहीं खुले होते, जो कि जिस समय खोले जा रहे थे उस समय कहा जा रहा था ये क्या बकवास कर रहा है, सही बात, इसकी क्या जरूरत है, ये तो जीरो वाले पैसे हैं, 15 लाख तो डाल नहीं रहा है, ये बातें कही जाती थी ना। वो 15 लाख नहीं, वो 1500 रुपए भी बहुत बड़ी चीज थी कोविड के दौरान, जब लोगों के घर जाकर के मिल रहे थे, नहीं तो लोग भूखों मर जाते। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। अगर आप चर्चा करते रहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बातें करनी है तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक 10-12 मिनट का एक एपिसोड बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर इस देश के सबसे बड़े राज्य का ब्यौरा इतने संक्षिप्त चर्चा में संजोना मुश्किल है। आज के इस रविवार विशेष में यही विराम लेते हैं। आगे भी चर्चाओं का दौर चलता रहेगा, जारी रहेगा। इन्हीं वार्ताओं में हम ढूंढेंगे कुछ सवालों के जवाब ओम प्रकाश तिवारी जी के साथ। ओम प्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए आकार DG9। धन्यवाद, नमस्कार।